Hello everyone, welcome to Shriram's IS online platform. This is your mentor Arzu Kakkar and I hope you all are doing good, things are fine at your place. With this, let's begin with today's session. First of all, एक glimpse ले लेते हैं हम क्या कवर करेंगे आज. तो हम डिस्कस करेंगे ये सारे आर्टिकल्स के बारे में. इलेक्ट्रिक मोबिल बेसिकली जो स्कीम्स होंगी ना आज ये कुछ कॉन्टेक्स्ट ऐसा है, कुछ क्या काफ़ी ये जो आर्टिकल्स है ना, अभी रिसेंटली बजट आया है, राइट? तो उसमें उसके कॉन्टेक्स्ट में है, बजट में काफ़ी चीज़ें अनाउंस हुई हैं. अगर आप कंप्लीट बजट के हाइलाइट्स वैसे देखना चाहते हो तो ऑलरेडी सेशन पब्लिश हो चुका है चैनल पे, तो यू कैन वॉच दैट. एंड वो अदर फैकल्टी ने लिया है, सो यू कैन हैव अ लुक ओवर इट. इन डिटेल्ड एनालिसिस है. हम यहाँ पर उसमें जो बजट में कुछ अनाउंसमेंट्स हुई हैं, कुछ ऐसी जैसे स्कीम मेंशन करी है या नेबरहुड के रिगार्डिंग क्या क्या बातें करी हैं, ये सब देखेंगे. सिंगल आर्टिकल्स हैं. इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम के बारे में कवर करेंगे. जीएस पेपर 3 पेपर 2 से यू कैन कनेक्ट. मॉडल स्किल लोन स्कीम क्या है, वंस अगेन विद रिस्पेक्ट टू जीएस पेपर 2. देन नेबरहुड फर्स्ट इन द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एड एलोकेशन. तो इसको हम डिटेल में काफ़ी इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे कि इंडिया की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी क्या है, ये सब कुछ होगा. एंड क्यों, मतलब क्या चैलेंजेस आते हैं, क्या सॉल्यूशंस हैं, और हम क्यों होता है ना कि पड़ोसी देश के साथ बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है, वो सारी बातें करेंगे. क्या बेनिफिट मिलते हैं और क्यों इंडिया के लिए, बेसिकली सिंपली बात यह है कि क्यों इम्पॉर्टेंट है, राइट? सो व्हाट आर द चैलेंजेस इन इंडियाज रिलेशनशिप विद द नेबरिंग कंट्रीज, ये सारी डिस्कशन होगी. देन विल मूव अहेड विद निपा वायरस, जीएस पेपर 3 एंड प्रीलिम्स. चंद्रशेखर आज़ाद जी के बारे में पढ़ेंगे. जीएस पेपर 1 प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव ऑल्सो. क्लाइमेट फाइनेंस टेक्सोनॉमी की बात भी बजट के अंदर हुई है, तो ये क्या है, ये आपका जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट सेक्शन से लिंक करता है. एंड लास्ट विल डिस्कस अबाउट द ओलंपिक अवार्ड. ठीक है, तो ये सारे आर्टिकल्स रहने वाले हैं. शुरू करते हैं सेशन को. एंड जल्दी से अपनी अटेंडेंस मार्क कर दीजिए बाय लाइकिंग दिस लेक्चर. डू शेयर these sessions with your friends also, those who are preparing for UPSC or any government exam. Also सब्सक्राइब टू द चैनल, ताकि जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं इसलिए बोल रही हूँ, आपके पास जैसे कोई भी सेशन पब्लिश होता है, चाहे करंट अफेयर्स का हो या बाकी फैकल्टीज़ का हो, आपके पास उसी टाइम नोटिफिकेशन आ जाएगी एंड यू विल गेट टू सी इमीडिएटली एंड इंस्टेंटली. उसके बाद क्या है ना, फिर आप टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका, अच्छा ये कब आया था पता नहीं चला, तो वो वाली स्टोरी खत्म हो जाएगी. इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024, ये स्कीम 2024 की स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज की. तो पहले तो कौन सी मिनिस्ट्री से जुड़ी हुई है, ये कह रहे हैं कि ये स्कीम फर्दर इट विल प्रोवाइड इम्पिटस टू द ग्रीन मोबिलिटी एंड डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम इन द कंट्री. तो बेसिकली ये जो स्कीम है, ये जो प्रोग्राम है, ये एनकरेज कर रहा है किसको, द यूज ऑफ एनवायरमेंटली फ्रेंडली ट्रांसपोर्टेशन, ग्रीन मोबिलिटी. मैं एक मतलब बता रही हूँ आपको बिल्कुल लेमन टर्म्स में, तो उसको और ज़्यादा बढ़ावा देना है. इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, उसको और ज़्यादा सपोर्ट करना है. इंफ्रास्ट्रक्चर जो नीडेड है फॉर द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया, उसको सपोर्ट करना है ताकि उसकी ग्रोथ हो. तो ओवरऑल ये 2024 की जो स्कीम है, इसका मकसद क्या है कि टू एक्सिलरेट द एडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया, जिससे हमारा फोकस है ग्रीन मोबिलिटी और डेवलपिंग द ईवी मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम. एनवायरमेंट फ्रेंडली ट्रांसपोर्टेशन हो, क्योंकि हमारे कुछ क्लाइमेट गोल्स भी हैं जिसकी हम आगे अभी बात भी करेंगे. ये आप क्लाइमेट के साथ भी लिंक कर सकते हो. तो आपका जो अभी हम क्लाइमेट फाइनेंस टेक्सोनॉमी की बात करेंगे ना, उसको इसके साथ जोड़ना, लिंक करना, अभी मैं आपको आगे बताऊंगी, राइट? तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, इस इंडस्ट्री की ग्रोथ को सपोर्ट करना, ये स्कीम का मकसद है. 1 अप्रैल 2024 में ये स्कीम स्टार्ट हुई थी. 31 जुलाई इसकी एंड डेट है. 500 करोड़ इस स्कीम का टोटल आउटले है. अब इस स्कीम के अंदर होगा क्या, आप एक इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर खरीदने गए, मान लो एक ई स्कूटर आप खरीदने गए, या फिर आप एक 3 व्हीलर खरीदने गए, ईदर 2 व्हीलर या 3 व्हीलर, दोनों के लिए
अगर आप एक 3 व्हीलर खरीदने जा रहे हो या एक 2 व्हीलर लेने जा रहे हो इलेक्ट्रिक वन, तो सरकार यहाँ पर आपको एक डिस्काउंट देगी। वो डिस्काउंट कितना होगा? वो होगा ₹5,000 फॉर एवरी किलोवाट आवर ऑफ द बैटरी कैपेसिटी। मान लो अगर बैटरी जो है दैट इज ऑफ 2 किलोवाट आवर, तो आपको डिस्काउंट कितना मिलेगा? 10,000, क्योंकि 5,000 फॉर एवरी किलोवाट आवर। तो बेस्ड ऑन बैटरी कैपेसिटी आप उसको देख लीजिए, क्योंकि हर बैटरी कैपेसिटी का बेसिकली किलोवाट आवर के हिसाब से आपको 5,000 मिल रहे हैं, और ये डिस्काउंट अमाउंट है। और आपको डिस्काउंट उसी टाइम मिल जाएगा जब आप वो व्हीकल खरीद रहे हो। सरकार पे करेगी ये डिस्काउंट अमाउंट बैक टू द कंपनी, राइट? सो दिस डिस्काउंट इज गिवन अपफ्रंट टू द बायर। ये एक तरीके की आप लगा लीजिए, जैसे हम सब्सिडी बोल रहे हो, डिस्काउंट या सब्सिडीज बोल लीजिए। दिस इज वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ दिस स्कीम। ओरिजिनल OEM क्या है? ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर दैट मेक्स दीज व्हीकल, दे विल गेट दिस अमाउंट रीइंबर्स्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड सेकेंड इज, और क्या है इसके अंदर? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्कीम। तो क्या क्या एक्टिविटीज हैं दैट विल इंश्योर कि ये स्कीम स्मूथली चले? IEC, इंफॉर्मेशन एडुकेशन कम्युनिकेशन एक्टिविटीज, मतलब ऐसे एफर्ट जहां पर आप लोगों को इस स्कीम के बारे में इन्फॉर्म करो, एडुकेट करो कि कैसे चलती है ये स्कीम, क्या है, एंड कम्युनिकेट कि अच्छा ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आई है, ये कोई अपडेट नया आया है, वो बताइए। एंड फी फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी, दिस इज द मनी दैट इज पेड टू एन एजेंसी हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसीइंग द स्कीम्स इम्प्लीमेंटेशन, कि हर एक चीज को इंश्योर करना कि इफ इट इज डन करेक्टली एफिशिएंटली। ये इसके स्कीम के कंपोनेंट्स हैं। हैवी इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री वो हमने शुरू में ही देख ली थी। अब ये जो हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात कर रहे हैं ना, 2 व्हीलर 3 व्हीलर, तो 2 व्हीलर्स एलिजिबल व्हीकल्स कौन से हैं? जैसे बाइक्स हो गई, स्कूटर्स हो गई, उसमें चाहे वो पर्सनल पर्पस के लिए हो, चाहे वो बिजनेस और कंपनीज प्राइवेट पर्पस हो या कॉर्पोरेटली ओन रजिस्टर्ड हो, दोनों इंक्लूडेड हैं। 3 व्हीलर्स के अंदर जैसे ई रिक्शा हो गया, ई कार्ट हो गया, ये भी इसमें इंक्लूडेड है। जैसे ये व्हीकल्स तो ऑब्वियसली मेनली आप ट्रांसपोर्टिंग गुड्स और बिजनेस यूज के लिए ही करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी the one that is owned by an individual or a company for a personal use, they can also get a discount, they are also eligible. Privately owned या corporately owned भी eligible है, right? अब इंसेंटिव जो हमने बात करी है, वो इंसेंटिव उन्हीं व्हीकल्स को दिया जाएगा दैट आर इक्विप्ड विद द एडवांस्ड बैटरीज, and these electric vehicles must be made and registered during the time this EMPS 2024 certificate is valid. They must be manufactured and registered within the validity period of the 2024 certificate of this scheme. Overall ये स्कीम क्या कह रही है कि ऑब्वियसली आप 2 व्हीलर खरीदने जा रहे हो, 3 व्हीलर खरीदने जा रहे हो, सरकार आपको डिस्काउंट दे रही है, तो क्या चाहती है? फास्टर एडॉप्शन। और कमर्शियल पे भी दे रही है, प्राइवेट पे भी दे रही है, तो वो दोनों को सपोर्ट करना चाह रही है। फोकस यही है, यू आर एनकरेजिंग द यूज ऑफ एडवांस्ड बैटरी टेक्नोलॉजी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने रिसेंटली अनाउंस किया है अ रिविजन टू द मॉडल स्किल लोन स्कीम। स्किल लोन स्कीम में मतलब मुझे पता चल रहा है कि स्किल एडवांसमेंट के लिए, स्किल बेसिकली अपस्किलिंग के लिए आप बोल लीजिए, लोन मिलेगा। अब वो लोन जो है उसकी जो पहले लिमिट थी उसको बढ़ाकर उन्होंने कर दिया है अब 7.5 लाख। दैट विल बी प्रोवाइडेड विद अ गारंटी फ्रॉम द गवर्नमेंट बैक्ड फंड। ये क्या है मैं आपको बताऊंगी, हम इसके बारे में बात कर लेते हैं सीधा, स्किल लोन स्कीम के बारे में। ये ना 2015 में स्कीम लॉन्च हुई थी। जो बच्चे एनरोल्ड हैं किसी स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज के अंदर दैट अलाइंस विद द नेशनल ऑक्यूपेशन स्टैंडर्ड्स क्वालिफिकेशन पैक्स, तो उनको यहां पर ये स्कीम क्या कर रही है? इट इज प्रोवाइडिंग यू विद द इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट लोन बेसिकली।
जैसे आप कोई कोर्सेज लेने जा रहे हो और वो कोर्सेज जो हैं जो स्कीम ने कवर कर रखे हैं, दीज कोर्सेज उन कोर्सेज को सपोर्ट कर रहे हैं दैट आर ऑफर्ड बाय द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स दैट फॉलो नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क एंड रिजल्ट इन सर्टिफिकेशंस, डिप्लोमाज और डिग्रीज। तो बेसिकली स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज के लिए अगर कोई इंडिविजुअल एनरोल करना चाह रहा है, पैसे नहीं है, तो वहाँ पर इट हेल्प्स यू टू पे फॉर दोज कोर्सेज। दे आर डिजाइंड, ऐसे कोर्सेज हैं दैट विल टीच यू स्पेसिफिक स्किल्स जो कि जॉब स्टैंडर्ड्स के हिसाब से मैच कर रहे हैं और आप उनको खरीद नहीं पा रहे हो, तो यहाँ आपको लोन मिल रहा है। सिंपल सी बात है ये, राइट? यू कैन गेट अ स्किल लोन फ्रॉम मेनी बैंक्स इन इंडिया. It is available through all the member banks of the Indian Bank Association and other banks and financial institutions, all that are designated by the Reserve Bank of India. अब कौन कौन एलिजिबल है? एक तो वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, इंडियन नेशनल, and you need to be enrolled in certain type of courses like admissions in the courses offered by ITIs, polytechnics, या फिर school that are recognized by the central and the state education board. कॉलेजेस में अगर आपको कोई कोर्स ऑफर हो रहा है दैट इज एफिलिएटेड, वो कॉलेज एक रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होना चाहिए. ट्रेनिंग सेंटर्स हैं दैट आर लिंक्ड विद नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, सेक्टर स्किल काउंसिल, स्टेट स्किल मिशन, स्टेट स्किल कॉर्पोरेशंस. ठीक है, सो यू नीड टू बी एनरोल्ड इन दी सर्टेन टाइप ऑफ कोर्सेज फॉर गेटिंग दी बेनिफिट ऑफ द स्कीम. एज लिमिट कोई नहीं है, बहुत अच्छी बात यही है. There is no age limit. Anyone, regardless of their age, they can apply for this loan. ठीक है. अब the loan supports the courses, वो सारे कोर्स that are aligned with the National Skill Qualification Framework. अच्छा, ये कोर्स क्या ऐसा होगा कि आप कोई कोर्स सिर्फ 2 साल का होना चाहिए, साल भर में खत्म हो जाना चाहिए? नहीं, कोई मिनिमम ड्यूरेशन रिक्वायरमेंट नहीं है कोर्सेज की. अब लोन्स पहले दिए जाते थे वो थे 5,000 से 1.5 लाख तक का लोन रेंज था, बट ये लिमिट अब बढ़ा के 7.5 लाख कर दी गई है. मोरेटोरियम पीरियड, द मोरेटोरियम पीरियड इज द ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स. मतलब आप कब आपको रीपे करना है इस लोन को, ये क्या लोन लेते ही विद इन 6 मंथ्स रीपे करते जाना है? नहीं, आपके पास टाइम है. यू डोंट नीड टू स्टार्ट रीपेइंग द लोन अंटिल द कोर्स इज फिनिश्ड. यू हैव दिस पीरियड. अगर आपका कोर्स 3 साल का है, 4 साल का है, तो आपके पास 3-4 साल का टाइम है. ठीक है. अगर आपने 50,000 का लोन लिया है अप टू 50,000, तो उसको 3 साल में पे करना है. एक मतलब आपका 3 साल का कोर्स था, उसके बाद की बात कर रहे हैं हम. अगर आपने 50,000 से 1 लाख तक के बीच का लोन लिया है तो आपको उसको विद इन 5 ईयर्स रीपे करना है. और अगर आपने 1 लाख से ऊपर का लोन लिया है तो यू कैन रीपे इट विद इन 7 ईयर्स. अब ये जो लोन है इट कैन बी यूज टू कवर द कोर्स फी या जो भी आपके एक्सपेंसेस होते हैं फॉर एग्जामिनेशन, स्टडी मटेरियल्स, असेसमेंट, सबके लिए. और जो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट लगेगा वो एक्सीड नहीं करना चाहिए 1.5% पर एनम से अबव द रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट, या फिर कोई भी एक इंटरेस्ट रेट जो कि आरबीआई गाइडलाइंस के हिसाब से एक एक्सटर्नल बेंचमार्क है. ओवरऑल आपका लोन का इंटरेस्ट रेट 1.5% पर एनम से एक्सीड नहीं करना चाहिए. ठीक है. कोई कोलेटरल रिक्वायर्ड है लोन लेने के लिए? नहीं, कोई कोलेटरल रिक्वायर्ड नहीं है. क्रेडिट गारंटी, शुरू में हमने बात करी थी अभी कि अगर मान लो आप लोन नहीं पे कर पा रहे तो वो बैंक आपको क्यों लोन दे? कल को आप लोन का अमाउंट नहीं दे पा रहे तो क्या करें? यहाँ पर क्रेडिट गारंटी फंड फॉर स्किल डेवलपमेंट इंट्रोड्यूस किया था मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने 2015 में. जितने भी स्किल लोन सैंक्शन करे जाएंगे 15 जुलाई या 15 जुलाई के बाद ये गारंटी उनको अप्लाई होती है. नाउ दिस नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी वो एडमिनिस्टर करती है इसको, इस फंड को. बैंक्स दे कैन अप्लाई फॉर दिस फॉर अ क्रेडिट गारंटी अगर कोई लोन डिफॉल्ट हो जाता है तो ये जो गारंटी बेसिकली ये कंपनी, ट्रस्ट कंपनी जो प्रोवाइड कर रही है इस गारंटी को एट अ नॉमिनल फी, वो फी एक्सीड नहीं करती है, विच डज नॉट एक्सीड 0.5% ऑफ द आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट. एक फी होगी. अब इस गारंटी के हिसाब से अगर आपका लोन डिफॉल्ट हो जाता है तो वहां पर उस लोन अमाउंट का 75% वो कवर करेंगे, इंक्लूडिंग द इंटरेस्ट ऑल्सो. राइट. तो ये क्रेडिट गारंटी भी है, इट इज बैक्ड बाय द गवर्नमेंट. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. बजट 2024 में
नेबरहुड फर्स्ट इन एक्सटर्नल अफेयर्स एलोकेशन फॉर एड टू कंट्रीज की बात करी गई है। मतलब चलो इसको समझ लेते हैं। अब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स दे हैव सेट असाइड 4,883 करोड़, ये पैसा अलग रख दिया गया है एंड इट हैज बीन डेजिग्नेटेड फॉर एड टू कंट्रीज। सबसे ज्यादा भूटान जो हाईएस्ट अमाउंट है 2,068.56 करोड़, इट इज एलोकेटेड टू भूटान। नेपाल के लिए 700 करोड़, पिछली बार 500 था। मालदीव्स के लिए 400 करोड़, पिछली बार की तरह सेम रखा है। श्रीलंका के लिए फिर उससे थोड़ा कम 245 करोड़, पिछली बार से ज्यादा है, पिछली बार 150 करोड़ था। आपको ये याद नहीं करना, एक आइडिया होना चाहिए कि अच्छा सबसे ज्यादा एड एलोकेशन के लिए भूटान के लिए रखा है, फिर नेपाल, फिर मालदीव्स, एटलीस्ट टॉप 3 पता होने चाहिए। छबार पोर्ट ईरान के अंदर है, इट कॉन्टिन्यूज टू रिसीव ₹100 करोड़, ये फिगर अनचेंज है, पिछले 3 साल से यही चल रही है। अफ्रीकन कंट्रीज दे विल कलेक्टिवली रिसीव 200 करोड़। सेशल्स में इंक्रीज देखने को मिला है 40 करोड़, पिछले साल 10 करोड़ था बस। तो ओवरऑल इंडिया इज फोकसिंग इट्स एड ऑन इट्स स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स एंड नेबरिंग कंट्रीज। सिग्निफिकेंट पोर्शन इज गोइंग टू भूटान। जब मैं डेवलपमेंट एड की बात करती हूं, अब बात आती है मेन कहानी की, जहां आपकी एनालिटिकल स्किल्स की बात आ रही है। क्या फायदा है इससे? ये डेवलपमेंट एड आप अपने पड़ोसी देश के लिए बोल रहे हो, इससे क्या फायदा मिल रहा है आपको? पहला तो आपके डिप्लोमेटिक रिलेशंस इंप्रूव होंगे, ये पॉइंट्स लिखते चलिए, दोस्तियां और गहरी हो जाएंगी, ठीक है, यू आर इंप्रूविंग योर डिप्लोमेटिक रिलेशंस। दूसरा, दिस फाइनेंशियल हेल्प स्टेबिलाइजेस नेबरिंग कंट्रीज, मेकिंग दिस रीजन मोर सिक्योर, right? You are promoting, you can say you are ensuring a safer environment around your borders. So it is promoting regional stability also. Trade and investment और boost होगा जब neighboring countries अपना infrastructure improve कर रही हैं, economy improve कर रही हैं, right? Strategic influence और बढ़ेगा, ह्यूमैनिटेरियन नीड्स एड्रेस कर पा रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यू आर बिल्डिंग योर सॉफ्ट पावर। इंडिया अपनी रेपुटेशन को बूस्ट कर रहा है एज ए रिस्पॉन्सिबल लीडर। पहले ना हमारी मतलब एक इमेज बनी हुई है एक बिग ब्रदर वाली, तो वो नेगेटिव परसेप्शंस को काउंटर कर रहा है। ये फायदे हैं इंडिया की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी ना, उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो 2008 में आई थी, जिसमें इंडिया का नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी क्या कहती है कि यू नीड टू हैव प्लान्स फॉर मैनेजिंग योर रिलेशनशिप विद द नेबरिंग कंट्रीज, यू इंप्रूव योर कनेक्टिविटी, यू ट्रेड, बूस्ट दैट ट्रेड, कॉमर्स। आसपास के देश कौन से हैं? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान, मालदीव्स, राइट। इंडिया के लिए ये अपनी ये जो पॉलिसी है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, ये इंडिया के लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? ये मन में सवाल आना चाहिए कि इंडिया के लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। पहला तो जो इलीगल माइग्रेशन होती है, जो टेररिज्म है, इंडिया ये इश्यूज फेस कर रहा है, टेररिज्म वाला, इलीगल माइग्रेशन वाला, स्मगलिंग ऑफ वेपन्स एंड ड्रग्स। तो जब आपके पड़ोसी देश के साथ रिश्ते अच्छे होंगे, यू विल एनहांस बॉर्डर सिक्योरिटी, यू विल मैनेज दिस illegal migration better, you will improve your infrastructure along your borders. आपके चाइना और पाकिस्तान के साथ थोड़े से रिलेशन स्ट्रेन रिलेशंस हैं टेररिज्म की वजह से, दैट इज लिंक टू पाकिस्तान। तो जब आप अपने नेबरिंग कंट्रीज के साथ काम कर रहे हो, it will help you to address these challenges. You will share your information about terrorism. You will collaborate on counter-terrorism efforts. Right? डिफेंस, और इधर चलो अगर आप इधर मैरीटाइम सिक्योरिटी, नेबरिंग कंट्रीज के साथ काम करेंगे, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होंगी, रीजनल सिक्योरिटी बढ़ेगी। और आप चाहते हो नॉर्थ ईस्ट रीजन में डेवलपमेंट, तो हेयर कंट्रीज लाइक म्यांमार एंड थाईलैंड कैन हेल्प यू इंप्रूव द कनेक्टिविटी एंड सिक्योरिटी इन दीज एरियाज। टूरिज्म भी प्रमोट होगा, कल्चरल एक्सचेंज होता है, राइट। लेकिन
ओवरऑल अभी इस टाइम पे इंडिया अपने पड़ोसी देश के साथ काफ़ी चैलेंजेस भी फेस कर रहा है। एक तो हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, दूसरा चाइना का इन्फ्लुएंस है, तीसरा टेररिज्म है, फोर्थ आपका इलीगल माइग्रेशन है, कुछ कुछ देशों के साथ पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल के साथ आपके ट्रेड इम्बैलेंस भी हैं। फिर अगर आप देखो पाकिस्तान के साथ आपकी वाटर डिस्प्यूट्स भी हैं, इंडस रिवर वाला डिस्प्यूट तीस्ता रिवर का है विद बांग्लादेश, तो यहां फिर रिश्ते खराब हो जाते हैं। इंटर्न पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी या डिस्प्यूट्स की वजह से भी दिक्कतें हैं। ठीक है जी, तो ये सारे challenges हैं। ओवरऑल यू नीड टू एनहांस योर इकोनॉमिक कॉपरेशन, यू नीड टू स्ट्रेंथन योर डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट, यू नीड टू प्रमोट सिक्योरिटी। सबसे कंप्लीट सम अप करूँ ना तो पीपल टू पीपल कनेक्शन, एडुकेशनल एक्सचेंजेस, टूरिज्म, ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, ये गुडविल अमंग द पीपल, ये बढ़ती रहनी चाहिए। ठीक है, और जो आपकी रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सार्क है, बिम्स्टेक है, उनमें एक्टिवली एंगेज करें, पार्टिसिपेट करें। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट आर्टिकल। नीपा वायरस के बारे में बात करते हैं। कैसा वायरस है ये? Why it is in news? Let's have a look. So, first of all, Kerala teen, एक 14 साल का बच्चा who tested positive for Nipah died in Kozhikode hospital. तो हम यहाँ बात करते हैं इस वायरस के बारे में। एक जूनोटिक आरएनए वायरस है। इसका मतलब ये है कि एनिमल से ह्यूमंस में आ सकता है थ्रू कंटामिनेटेड फूड और बाय कमिंग टू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट इट कैन स्प्रेड, ह्यूमन टू ह्यूमन कॉन्टैक्ट ऑल्सो। ठीक है, इट बिलोंग्स टू विच फैमिली? पैरामिक्सोविरिडे फैमिली। और जो हेनिपा वायरस जेनस इट से बिलोंग्स टू। अब ये पहली बार ये वायरस डिटेक्ट हुआ था इन द डोमेस्टिक एनिमल्स, जैसे पिग्स हो गई, डॉग्स, कैट्स, गोट्स, हॉर्सेस, शीप्स। और फ्रूट बैट्स जो हैं ऑफ द जेनस पेट्रोपस, वो इसके मेन कैरियर्स हैं। ये वायरस उनके यूरिन में, सलाइवा में या फिर फ्लूइड्स के अंदर प्रेजेंट होता है। राइट। अब अगर नीपा वायरस इन्फेक्शन होता है तो क्या सिम्टम्स हैं उसके? फीवर होगा, बुखार होगा, यू विल फील स्लीपी, टायर्ड, यू विल फील कंफ्यूज्ड, थोड़ा सा डिसोरिएंटेशन, मेंटल कंफ्यूजन। सीवियर केसेस के अंदर इट कैन लीड टू द डीप स्टेट ऑफ कोमा, and unfortunately if the infection get fatal, it can be fatal if it's not treated properly. तो जब ट्रीटमेंट की बात आई है तो क्या डायग्नोसिस है? देखो, पहले तो यू हैव दीज RT-PCR एंड एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट, ऐसे ये टेस्ट है टू फाइंड आउट इफ समवन हैज नीपा वायरस। अभी कोई वैक्सीन्स अवेलेबल नहीं है टू प्रिवेंट दिस वायरस इन्फेक्शन, लेकिन WHO इसको कंसीडर करता है एक हाई प्रायोरिटी डिसीज, क्योंकि इसका एक बिग इम्पैक्ट हो सकता है एंड देयर नीड्स टू बी मोर रिसर्च एंड रिस्पॉन्स एफर्ट्स। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट आर्टिकल। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ट्रिब्यूट पे करी है टू द लेजेंडरी फ्रीडम फाइटर चंद्रशेखर आज़ाद ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी। कौन थे चंद्रशेखर आज़ाद? मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हो आजकल या नहीं पढ़ रहे हो? नहीं पढ़ रहे हो तो अगर पढ़ ली है तो पता होना चाहिए, थोड़ी सी रिवीजन। और जिन्होंने नहीं पढ़ी है, जब भी पढ़ो तो अच्छे से पढ़ना, ध्यान से पढ़ना। टेंशन ना लो कि अगर मैं अभी पढ़ा रही हूँ, इसमें हम जैसे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में वो इन्वॉल्व रहे हैं, और जब इनके बारे में अभी मैं बात करूँगी सही, तो मॉडर्न हिस्ट्री में आपको देखने को मिलेंगे। जस्ट अ मिनट। मध्य प्रदेश के अंदर 1906 में 23 जुलाई को इनका जन्म हुआ था। 15 साल के थे ये जब इन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ज्वाइन कर लिया। महात्मा गांधी ने शुरू किया था ना, इट वॉज लेड बाय ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट। फिर क्या हुआ था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट विदड्रॉ करना पड़ा। क्यों करना पड़ा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना।
So when Gandhi ended the non-cooperation movement in 1922, तो वो ऐसा हुआ था ना, कईयों को अच्छा नहीं लगा कि बंद कर दिया, वहां पर एक revolutionary group started and Chandrasekhar Azad became involved with Hindustan Republican Association, a revolutionary group that was formed in 1924 in Kanpur. कौन कौन इन्वॉल्व रहा है इसमें? सचिंद्र नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चैटर्जी. मकसद क्या था? एक आर्म्ड रिवोल्ट ऑर्गेनाइज करना अगेंस्ट द ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट. इसमें कुछ प्रोमिनेंट रेवोल्यूशनरी जैसे भगत सिंह, सुखदेव, रोशन सिंह, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लहरी, ये कुछ प्रोमिनेंट रेवोल्यूशनरीज हैं जो कि इन एसोसिएशन से जुड़े हुए थे. In 1928, HRA was restructured as हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी. जब भगत सिंह को सोशलिस्ट आइडियोलॉजी अच्छी लगी थी, राइट? तो ये रीस्ट्रक्चर हुआ नाम एट फिरोज शाह कोटला इन न्यू दिल्ली बाय चंद्रशेखर आजाद एंड अदर्स ऑल्सो, भगत सिंह, अशफाकुल्ला खान. कुछ एक्शंस जिनमें वो इन्वॉल्व रहे हैं, उन्होंने काकोरी ट्रेन रोबरी में उनका एक मतलब ही प्लेड अ रोल 1926 में. एन अटेम्प्ट टू ब्लो अप द वॉइसरॉयस ट्रेन 1926 के अंदर, दैट वाज देयर. तो ही प्लेड अ रोल इन द प्लॉट टू ब्लो अप लॉर्ड इरविन्स ट्रेन इन 1929. सॉन्डर्स की शूटिंग में, शूटिंग ऑफ द सॉन्डर्स लाहौर के अंदर 1928 के अंदर, लाला लाजपत राय की किलिंग का अवेंज लेने के लिए, तो उसमें भी ही वॉज इन्वॉल्व. 1931 में इलाहाबाद के अंदर ही वॉज मार्टियाइड. ठीक है. कमिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने अनाउंस किया रिगार्डिंग क्लाइमेट फाइनेंस टेक्सोनॉमी. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय क्लाइमेट फाइनेंस टेक्सोनॉमी? पढ़ें इसके बारे में. चलिए, ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं कुछ XYZ. अब क्या होता है ना कि ये एक्टिविटी जो है बेसिकली इट इज, यू कैन से क्लाइमेट, मैं बोलूँ कि क्लाइमेट फ्रेंडली तो नहीं बोलूँगी, बट ऐसे लगा लीजिए कि ये ऐसा प्रोजेक्ट है दैट आर कंसीडर्ड ग्रीन और दैट आर कंसीडर्ड गुड फॉर द एनवायरनमेंट, क्लाइमेट फ्रेंडली. तो क्लाइमेट फाइनेंस टेक्सोनॉमी गिव्स यू अ लिस्ट और गाइड that helps to decide कि अच्छा which type of projects or activities are considered green or good for the environment, right? So it is a classification system, it is a tool, a system that identifies ये economic activities can be marked as sustainable investments. मतलब कि ये activities जो है they are good for the environment, ये particular project is good for the environment. So this climate finance taxonomy will guide, it will help to decide कि ये प्रोजेक्ट एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, गुड फॉर द एनवायरनमेंट है. तो क्या हो रहा है इससे? पर्पस क्या है कि आपका जो इन्वेस्टर है, जो बैंक्स हैं, दे विल नो कि ये प्रोजेक्ट है जहां पर दे शुड पुट देयर मनी इनटू, अगर वो दे वांट टू सपोर्ट द एफर्ट्स दैट फाइट क्लाइमेट चेंज. सो इट सर्व्स एज अ गाइड फॉर इन्वेस्टर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कि आप अपना कैपिटल इस तरफ डायरेक्ट कर सकते हैं, इस प्रोजेक्ट की तरफ डायरेक्ट कर सकते हैं दैट इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू क्लाइमेट अडेप्शन, मिटिगेशन एंड यू आर अलाइनिंग विद द ब्रॉडर एनवायरमेंटल गोल्स. राइट? सो basically by classifying कि अच्छा this project is counted as a sustainable eco-friendly project, so it guides the organizations, the financial institutions, the investors in making decisions that align with the environment goals. Now what is the significance of this climate finance taxonomy? Transition to a net zero economy. Global temperatures बढ़ रहे हैं, इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इंटेंसिफाई हो रहा है, कंट्रीज के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल है टू शिफ्ट टूवर्ड्स अ नेट जीरो इकोनॉमी. तो वहां पर इट इज इंपॉर्टेंट. नाउ इट मेक श्योर दैट द प्रोजेक्ट एंड एक्टिविटीज वी इन्वेस्ट इन दे आर इन लाइन विद दीज साइंटिफिक प्लान्स फॉर रिड्यूसिंग द एमिशन. सो अलाइनमेंट विद साइंस बेस्ड पाथवेज, इट प्रमोटिंग, अच्छा ये जेन्युइन सस्टेनेबिलिटी एफर्ट्स हैं, आप यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहें तो.
एक बार यू आइडेंटिफाई facilitation of climate capital, once you identify what counts as a green project, a sustainable project, so this taxonomy encourages the investors, जैसे कि मैंने बताया, to put their money into those projects. Mitigation of green washing, एक कंपनी कहती है ना कि ये प्रोजेक्ट हमारा एनवायरमेंट फ्रेंडली है, फॉल्स क्लेम करते हैं टू बी इको फ्रेंडली, सो इट हेल्प्स यू टू अवॉइड ग्रीन वॉशिंग, ये जो मिसलीडिंग क्लेम्स हैं, क्योंकि दिस टेक्सोनॉमी प्रोवाइड्स यू विद क्लियर गाइडलाइंस कि व्हाट क्वालिफाई एज अ रियल सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट. इंडिया को क्यों जरूरत है? व्हाई डज इंडिया नीड अ ग्रीन टेक्सोनॉमी? देखो, नेट जीरो कार्बन एमिशंस को आपको अचीव करना है बाय 2070. ये आपका टारगेट है, यू हैव टू रीच दैट. और इसके लिए इंडिया को $10.1 ट्रिलियन चाहिए है, बहुत बड़ा अमाउंट है, और खाली पब्लिक फंड से यू वोंट बी एबल टू कवर इट अप. सो दिस पर्टिकुलर थिंग विल हेल्प यू इन अट्रैक्टिंग मोर इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम इंटरनेशनल सोर्सेज. राइट नाउ देर इज नॉट एनफ ग्रीन मनी दैट इज कमिंग इन टू इंडिया बिकॉज कोई क्लियर गाइड नहीं है कि ऑन व्हाट काउंट्स एज अ सस्टेनेबल प्रोजेक्ट. तो ग्रीन फाइनेंस इंडिया के अंदर, ये मैं आपको मीन्स की बातें भी कर रही हूं अभी यहां पर. देखो, यही एनालिटिकल स्किल्स आती हैं, उस टॉपिक की कंप्लीट एनालिसिस करना. ग्रीन टेक्सोनॉमी की एक डेफिनेशन बता के भाग जाना, वो मेरा पर्पस नहीं है. यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा टाइम लेती हूँ, 2 मिनट फालतू लेती हूँ ताकि ये सारे पॉइंट्स आपको समझ आ जाए. और ये आपके प्रीलिम्स के लिए वो सीधा क्लाइमेट फाइनेंस टेक्सोनॉमी से सवाल पूछ लेंगे, मेंस में आपको ये सब लिखना पड़ सकता है. सो दिस ग्रीन टेक्सोनॉमी प्रोवाइड्स दैट क्लियर रूल्स, क्लैरिटी, स्टैंडर्डाइजेशन. इंडिया की क्या क्लाइमेट कमिटमेंट्स है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना. जैसे मैंने आपको बताया, नेट जीरो इकोनॉमी चाहिए बाय 2070, रिड्यूस द एमिशन इंटेंसिटी बाय 45% बाय 2030. एक और है, बताना. ठीक है. सो क्लाइमेट स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स में पोटेंशियल है, देयर इज ह्यूज इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, राइट. जैसे अभी हमने पहले ही आर्टिकल में पढ़ा था ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. सो दिस इज अ वेरी बिगेस्ट एरिया फॉर इन्वेस्टमेंट इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, क्योंकि इंडिया वांट्स टू स्विच टू ऑल द न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बाय 2030, और उसके लिए इट वुड अट्रैक्ट $667 बिलियन की इन्वेस्टमेंट. रिन्यूएबल एनर्जी, इन्वेस्टिंग इन दैट also offers a large opportunity, right? Or there are many countries that are creating this, they are taxonomies. There are countries with taxonomies. South Africa hai, Canada, Mexico, Singapore, Thailand, South Korea. European Union has also developed its own set of rules for defining the sustainable investments. ठीक है जी. तो ये हो गया आपका ये आर्टिकल. चलते हैं हमारे आज के लास्ट आर्टिकल पे. हाल ही इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने ऑनर किया है अभिनव बिंद्रा को विद द ओलंपिक अवार्ड. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दैट? पढ़े. सिंपल है. ओलंपिक ऑर्डर, इट इज अ टॉप अवार्ड दैट इज गिवन बाय द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी. हाईएस्ट अवार्ड. किस लिए? टू ऑनर द आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द ओलंपिक मूवमेंट. 1975 में इट वॉज एस्टैब्लिश. इट रिप्लेस द ओलंपिक डिप्लोमा ऑफ मेरिट, ओल्डर अवार्ड यू कैन से. ये अवार्ड उन लोगों को ऑनर करता है जिन्होंने आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन दिया हो टू स्पोर्ट्स और दे हैव प्रोवाइडेड सिग्निफिकेंट सपोर्ट टू द ओलंपिक मूवमेंट. अब इसके अंदर वही ग्रेड्स होते हैं, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज. It is reserved for head of states, gold, to important leaders, और कुछ exceptional cases, circumstances भी हो सकते हैं. सिल्वर दिया जाता है to the people who have made significant contribution to the Olympic movement, and bronze दिया जाता है for those who have made commendable efforts in supporting the sports. Now, recipients receive a collar or chain featuring the 5 Olympic rings and an emblem, olive wreath. They also get a small badge that matches the grade of their award, whether it be gold, silver or bronze. So it is a way to recognize people, to honor people.
those who have given significant contribution. It promotes the idea of unity, friendship and fair play. That is the heart of the Olympics. And it reflects the dedication, the commitment to celebrate those who have helped in advancing sports around the world. That is why this award is given. ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आज का सेशन क्लियर हो गया हो. कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. इस आर्टिकल के लिए इतना ही, इस सेशन के लिए इतना ही. विल मीट यू इन अदर वन विद अदर आर्टिकल्स. टिल देन टेक केयर, गुड लक, गुड विशेस. दिस इज योर मेंटर आरजू कक्कर signing off. Happy learning, all the best. Thank you.